नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कर्नाटक में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं, जहां सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आई तो पीएफआई आएगी, कांग्रेस आएगी तो तुष्टीकरण करेगी और बीजेपी आएगी तो आतंकवाद का सफाया होगा, साथ ही सबका साथ सबका विकास भी होगा। उधर कांग्रेस ने कर्नाटक में 2/3 बहुमत से जीत का दावा कर दिया है। इधर बीजेपी रूठों और निष्क्रिय नेताओं को सक्रिय करने के लिए अब प्रदेश में कमर कस चुकी है और कांग्रेस ने बीजेपी पर जाहिर सी बात है कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा जैसा तंज एक बार फिर कस दिया है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो अपनी जमीनी तैयारी पूरी कर ले। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की सत्ता में वही आएगा जो कर्नाटक में विजय पताका लहराएगा? क्या कर्नाटक के रिजल्ट का कोई असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा? क्या कर्नाटक में मध्य प्रदेश के दिग्गजों का जो दम लग रहा है उसका सीधा तौर पर प्रभाव मध्य प्रदेश में नजर आएगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए आपको दो बयानों के जरिए सुनाते हैं कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा कर्नाटक में किस तरह से न सिर्फ पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस को भी जी भरकर कोस रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस आई तो पीएफआई और भाजपा आई तो प्रोग्रेस लाई, डेवलपमेंट लाई, विकास लाई। अब पीएफआई चाहिए कि प्रोग्रेस चाहिए? आप तय कर लो मेरे बहनों और भाइयों। कांग्रेस आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन मिली और भाजपा आई तो कल्चरल कंजर्वेशन। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस आई तो दंगे ही दंगे और भाजपा आई तो सभी भले चंगे। या यहाँ के नेता डीके सुकुमार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं देखता हूँ कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग इन्हीं आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सिमी का नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिया सरकार ने। पीएफआई यहाँ से खत्म हो रही है, देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो रहा है। और वहीं बीजेपी के नेता किस तरह से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी तैयारी पूरी है और क्यों उन्हें लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी। केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनता पार्टी है, चुनाव सामने है, कार्यकर्ता सामने हैं, तो उन सब लोगों के साथ मिलकर ही तैयारी करना है। इसलिए सबसे संवाद जरूरी है और इसलिए विभिन्न फोरमों पर चर्चा चल रही है। कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से जुड़ा हुआ है, ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। जब चुनाव आएगा तो सब मिलकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले जितनी सीटें आती रही हैं उससे ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनेगी। लगना तो सबको पड़ेगा। हम सब पुराने कार्यकर्ता हैं और दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी का भाव मन में भरा है, तो वो छोड़ते भी नहीं बनना। जैसे कहते हैं ना कि पत्नी पति के प्रति समर्पित रहती, नाराज रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो वही हाल हम लोगों का है। मुझे क्या दोगे, वो क्या ले जाओगे? हम कैबिनेट मंत्री तो हमारे बाप दादे बना गए। वहीं कर्नाटक के सियासी समर को लेकर, मध्य प्रदेश की तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी अपनी तैयारियों को दुरुस्त बता रही है, कांग्रेस पर तंज कस रही है और यही हालात कांग्रेस के भी हैं। दो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनिए। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है बीजेपी। एक महाराज बीजेपी है, एक शिवराज बीजेपी है, एक नाराज बीजेपी है। अब प्रमाणित हो गया, नाराज बीजेपी को मनाने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी के, कि जाएं और नाराजों को मना के लाएं, रूठों को मना के लाएं। कुछ भी कर लीजिए, जब आपसे जनता रूठ चुकी है, बीजेपी के साथ नाराजगी जनता की साफ दिख रही है, जनता चेहरा देखना पसंद नहीं कर रही है, तो रूठे नेताओं को मना के भी क्या मिल जाएगा? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, तय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हों या मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हों, केंद्रीय स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को जहां जैसा काम सौंपा गया है चुनाव प्रचार की दृष्टि से, वो लगातार करने वाले हैं और अलग अलग राज्यों में करते भी रहे हैं और जीत भी सुनिश्चित हुई है। और कर्नाटक के चुनाव 10 मई को आप देखेंगे, 13 मई को जो परिणाम आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़ी जीत के रूप में सामने आएगी।
उधर क्या है हमारे आज के सवाल, आइए आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। कर्नाटक के रण में एमपी के दिग्गज टकराए, शिवराज ने कांग्रेस आने के नुकसान गिनाए। शिवराज बोले कांग्रेस आई तो पीएफ आई। कांग्रेस बोली कर्नाटक में जीत होगी हमारी 2/3, मतलब 2/3 बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी, कांग्रेस ने भी दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी। दोनों ही अपना जमीनी काम तैयार कर लेना चाहते हैं। कर्नाटक में जिसका चलेगा सिक्का, एमपी में क्या उसी को मिलेगी सत्ता? क्या ये जो रिजल्ट्स के इफेक्ट्स हैं ये असर दिखाएंगे मध्य प्रदेश में? क्या बीजेपी और कांग्रेस में जो कर्नाटक में जीतेगा उसको कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान। आइए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी साहब जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, वेलकम टू माय शो सर। सर, सबसे पहले मैं आता हूं स्वदेश शर्मा जी के पास। स्वदेश शर्मा जी, देखिए शिवराज जी जाकर के कर्नाटक में साफ कह रहे हैं कांग्रेस आई तो पीएफआई, कांग्रेस आई तो दंगे, बीजेपी आई तो सब भले चंगे, कांग्रेस आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन, बीजेपी आई तो कल्चरल कंजर्वेशन। सारे नारे तैयार हैं और कर्नाटक में जाकर के टैगिंग भी हो रही है आप लोगों को लेकर के। कैसे आप इसे काउंटर करेंगे? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास स्लोगन, नारे और ये इस तरह के फार्मूले ही हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक 2 करोड़ लोगों के रोजगार के हिसाब से 18 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरियां मिल गई होती और हर खाते में 15 लाख रुपए आ गए होते। ये स्लोगन सब समझते, पूरा देश अब जान चुका है। और जो भगदड़ मची है भाजपा कर्नाटक में, ये किसी से छुपी नहीं है। लगभग 150 बड़े नेता भाजपा छोड़ चुके हैं, जिसमें 90% कांग्रेस में आ चुके हैं, 10% बचे हैं, 10% चले गए हैं वहाँ की स्थानीय पार्टी में। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में। बीडी शर्मा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जब मध्य प्रदेश में अपनी कुछ चला नहीं पा रहे हैं, ये कर्नाटक फार्मूले की बात करते हैं। कर्नाटक में जाके कौन वोट देगा इनको? इनकी भाषा तक तो कोई समझ नहीं रहा होगा वहाँ। कुल मिलाकर के जो हवाबाजी और टीवी में हेडलाइन बनाना, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं भाजपा के कि जैसे वो कहा था ना, शिवराज महाराज और नाराज, 3 गुटों में भाजपा इतनी बुरी तरह बंट चुकी है कि इनका जो देवतुल्य कार्यकर्ता था वो इनसे कोसों दूर जा चुका है। वो इनके पास आना नहीं चाहता, इसीलिए उसको मनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वो मान नहीं सकता, मानेगा भी तो ऊपरी मन से आएगा। और जनता वैसे ही इनका चेहरा नहीं देखना चाहती माननीय मुख्यमंत्री जी का। इतने सालों से इनको देख रही है लगातार। बतौलों के अलावा कुछ मिलता तो है नहीं जनता को। अगर मिला होता तो 2018 में कैसे हार जाते चुनाव? मैं आता हूं, मैं दुर्गेश जी के पास आता हूं आपके सवाल लेकर। ठीक है दुर्गेश जी, बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसको अपने काम के साथ साथ कांग्रेस को डिफेम करना जो है वो बीजेपी कभी भूलती नहीं है। अब बीजेपी आई तो पीएफआई, बीजेपी आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन, ये तमाम आरोप लगा करके वहां पर शिवराज जी क्या मध्य प्रदेश की जमीन तैयार कर रहे हैं? और क्या मध्य प्रदेश में भी इसी लाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी की यही लाइन होगी सर? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है उस पे हम चलते हैं। और निश्चित ही आप कांग्रेस तो देश में सब समझ ही गए हैं कि कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब क्राइम, कांग्रेस मतलब कमीशनबाजी और कांग्रेस मतलब झूठ, छल, कपट। आज आप देखेंगे अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में जब वक्त बदलाव की ये बात करते तो इन्होंने 973 वचन दिए, एक वचन पूरा नहीं कर पाए। और इनके जो नेता हैं आज झूठ बोलने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो जनता भली बात ही समझती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर। हमारे काबिल प्रवक्ता साथी अभी शिवराज जी को बोल रहे थे फोन देखना पसंद नहीं करता। आप एक सर्वे करा लो, आप कमलनाथ जी और इनका सबका सब पता पड़ जाएगा आपको कि जनता क्या पसंद कर रही है। ऐसे ही नहीं, शिवराज जी 8.5 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं। और जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में स्वदेश जी। वो जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है, वो इसलिए दे रही है कि हम विकास करते हैं। फिर चाहे एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, आप रेल कनेक्टिविटी देख लीजिए,
स्वच्छता के अभियान देख लीजिए पूरे देश भर में, और विकास अगर जनता को चाहिए तो निश्चित रूप से भाजपा का साथ देती है। और आप किस जहाज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा छोड़ के जा रहे हैं? अरे मध्य प्रदेश में उजड़ी हुई कांग्रेस पड़ी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं कोई आपके पास हर नेता आपसे दूर होता जा रहा है अपनी अपने चुनाव में। अभी अगर आप लोग अभी संगठन पे ध्यान दे दोगे तो डबल डिजिट में आ पाओगे, वरना जो अभी आपके जो कांग्रेस का जो अभी इस तरह से दिख रहा है ना, आपका जो सिनेरियो में जिस तरह से आप दिख रहे हैं, तो डबल डिजिट में भी आने वाले नहीं है आप। ठीक है, मैं आगल जी के पास आता हूं। आगल जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी वार तो करेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल मेरा वो है जो आज मैंने इस डिबेट की भी लाइन ली है कि क्या कर्नाटक में जिसका सिक्का चलेगा वही मध्य प्रदेश में भी राज करेगा? क्या कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट्स किसी भी पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में हवा बनाने के लिए पर्याप्त होंगे? नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनाव का रिहर्सल है और चुनाव के रिहर्सल के तहत कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। कर्नाटक के निश्चित रूप से कर्नाटक के जो रिजल्ट आएंगे उसका असर मध्य प्रदेश के ऊपर जरूर होगा। जहां तक रहा मध्य प्रदेश में और कर्नाटक के आव भाव में फ़र्क, वो दोनों की जलवायु और वहाँ का अलग अलग एजेंडा है, परंतु जो यहाँ के नेता वहाँ पर जाके भाषण दे रहे हैं उससे ना वहाँ कर्नाटक के लोगों को फ़र्क पड़ना है और ना ही मध्य प्रदेश के लोगों को फ़र्क पड़ना है, क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग हिंदी जानते ही नहीं है। सवाल ये है, और सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि क्या कर्नाटक में चुनाव करके क्या मध्य प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं? तो मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार जो काम करती है 18-20 साल जिसको हो जाते हैं तो वह एंटी कम्बेंसी का वातावरण कायम हो जाता है, और वातावरण जो कायम है एंटी कम्बेंसी का, उसको जमीनी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देना, किसी तरीके से जोड़ना दोनों दलों का काम है। दोनों ही दल बिखरे हुए हैं अपनी जगह पे, और एक सत्ता में एक सत्ता के बाहर है। अब वो देखना यह है आने वाले समय में कि कौन सिरमौर होता है और किस तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर स्वदेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि कर्नाटक को लेकर के इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, और जाहिर सी बात है कि जो सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनल, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी को वहाँ मुश्किल होगी। लेकिन ये जो अगर जीत मिलती है तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अभी हाल ही में हुई कुछ हार हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये बूस्टअप दे पाएगी, पर्याप्त आपके पक्ष में माहौल बना पाएगी कर्नाटक से अगर जीत मिलती है तो? और अगर नहीं मिलती है तो क्या तब भी इसका असर पड़ेगा, या तब कहेंगे जीत गए तो फायदा होगा और हार गए तो कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वाजिब है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनने जा रही है और 2/3 बहुमत से बनेगी, चाहे ये कुछ भी कर ले। मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ हो पाएगा। ये मोदी जी भी जान रहे हैं, ये अमित शाह जी भी जान रहे हैं, इसीलिए इन दो लोगों को भेज दिया कि आप लोग जाओ अपनी बदनामी सिर पर लेके आ जाओ। खुद उनने कैंपेनिंग इतना बड़े मजबूत तरीके से करते होते नहीं तो उनको थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो, क्योंकि उनकी भाजपा की लगभग 150 नेता, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, जिसमें 5-5, 6 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, 90% कांग्रेस में आ चुके हैं। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़बरदस्त मजबूत है वहाँ, और ऐसी मजबूत है कि वहाँ सरकार बनने जा रही हो। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, आरएसएस का जब से सर्वे आया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी आ रहे हैं, तब से यह स्थिति है कि आज की बात बताऊं, करेंट शिवराज सिंह जी ने अपने मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए बता दिया है, बोल दिया कि क्षेत्रों में जाओ और अपने विकास गिनवाओ। अरे उनने कुछ विकास किए हो तो गिनवाए। इनके मंत्री कोई नाली साफ करते नजर आते, कोई झाड़ू लगाते नजर आते, कोई बिजली के खंभे पर चढ़े नजर आते हैं, तो कोई बस डांस करते नजर आए, हमने वो भी देखा है। कुल मिलाकर के ये सब सारी चीज़ें में कुछ रखा नहीं है। अगर कुछ होता तो 160 विधानसभाओं में इनकी विकास यात्रा का जबरदस्त विरोध ना होता। इनके विधायकों को खदेड़ती नहीं जनता, जनता ने खदेड़ा, ये बात नोट की जाए। यहाँ किसी पार्टी के दल के लोग नहीं थे, जनता ने खदेड़ा है उनको कि आपने कोई विकास नहीं किया, वापस चले जाओ। जब विकास यात्रा इनकी फेल हो गई तो इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी कर ली। अब विकास यात्रा को स्वीकार किया नहीं जनता ने, फिर जन आशीर्वाद कैसे मिल जाएगा इनको? तो ये हवाबाजी कुछ भी करें, रोजाना नए नए एजेंडा लेकर के आए, हेडलाइन बनाने की कोशिश करें, कुल मिलाकर के 0/0 सन्नाटा। भाजपा की स्थिति ये है कि आप अभी चले जाओ। आज भी आपने, यकीन मानिए, मैं आप विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरे दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के
के दफ्तर में कोई प्रवक्ता बाइट देने के लिए नहीं मिलता है। आज भी आपको प्रवक्ता की बाइट नहीं मिली होगी, क्योंकि सबके चेहरों पर उदासी है। ये भी हमारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये कोशिश करते हैं भाई ने पार्टी का पक्ष रखना है तो वो रख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इस अंदर खाने में ये भी जानते हैं कि सरकार अब लौटने वाली नहीं है इनकी। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। दुर्गेश जी देखिए, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, दुर्गेश जी के पास में आना चाहता हूं, और ये सच्चाई स्वीकार बीजेपी भी अब करती है, खुल के करती है कि 2018 में आप 3 साल तक सत्ता में थे। 2018 में जनता ने आपको बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है सही, लेकिन सत्ता से बेदखल किया था। फिर आप सत्ता में आए हैं, तो ये जो फैक्टर ऑफ एक इनकम्बेंसी का जो डर होता है, क्या आपको लगता है कि ये जो आपने नई पारी खेली है 3.5 साल की करीब, ये आपने पूरा उस फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी को काउंटर कर लिया होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, और वाकई में लोग ये कहते हैं कि इतने लंबे समय तक बीजेपी का शासन है, तो अगर बहुत अच्छा शासन भी होता है तो उन पार्टियों को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं। तो इस चीज से आप कैसे इससे दूर करेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं है जी, और आप उस नेता स्वदेश शर्मा जी की बातें सुन रहे हैं जो कांग्रेस के लोग सिर्फ फेसबुक और ट्विटर वाले हों, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं हो, फिर चाहे आपदा हो चाहे विपदा हो। और इनके पास कौन सा सर्वे आ गया संघ का, और इनका संघ कभी कोई सर्वे कराने का काम ही नहीं करता है। स्वदेश भैया, अपनी अपनी जानकारियों को दुरुस्त करते जाओ, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस की गति हो रही है, उस जहाज को जैसे लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो कल ऐसा नहीं हो कि आप जब हम कहीं खड़े हो तो आपको ये सब चीजें कर नहीं पाओ आप, और ये बातें आपको याद आए कि मैं गलत बोल चुका था। तो ये गलत बयानबाजी बिल्कुल बंद कर लीजिए। कहीं कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है, हम विकास की बात कर रहे हैं। अगर हमने मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज थे और आज 24 मेडिकल कॉलेज हैं, तो हमारी सरकार ने काम किया है। 4.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई हो रहा है, तो हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप रेलवे के देख लो, आप सब देख लो, सब एयरपोर्ट को उन्नयन करना और हर चीज को। मेडिकल कॉलेज का सिर्फ एक सवाल आप देखिए तो सही, आज किस तरह से किसान जो कर्मणावाड़ा में 5 मिले, आज किसानों की आप देखिए कितनी फसल की पैदावार कितनी बढ़ गई है, कितने गुना बढ़ गई है। तो ये सब विकास हमने किया है। और आज हास्यास्पद तब लगता है अभिलाष जी, जो नेता सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे ही शेरो शायरी और अपनी बातें रखते हैं, वो आज चैनल पर बैठकर हमें ललकारने का काम कर रहे हैं। वो मत करिए। हम आपदा के समय, विपदा के समय हम जनता के साथ 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में खड़े रहते हैं। हम विकास के लिए बात करते हैं। आप जैसा नहीं है कि सत्ता की लोलुपता के लिए हम कुछ भी कर दें, झूठे वादे कर लें और सरकार बनते ही एक किसान नहीं लेके आ पाइए जिसका कर्ज माफ 2 लाख का कर्ज माफ किया। लिहाज तो करो, ये झूठ बोलने का काम करते हैं और वो 1-2 दिन का 2-2 हजार कर्जा माफ किया, उसकी वाहवाही लूटते। अरे किसान तो आपको ढूंढ रहा है, ठीक है दुर्गेश, महिलाएं आपको ढूंढ रही है, वो युवा ढूंढ रहे हैं आपको, जिनको आपने ढोल चराने पे लगा दिया, ढोल बजाने पर। वो जनता ढूंढ रही है आपको। और अभिलाष जी, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी का मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हम अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगल जी आपके पास आता हूं। मेरा महत्वपूर्ण जो सवाल है, बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम गिनाती है और बीजेपी के काम गिनाने के बाद भी वो सत्ता से बेदखल हुई थी। और अभी जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले 20 सालों में अगर 17-18 साल बीजेपी रही है तो बीजेपी के हिस्से में वो सारा क्रेडिट जाएगा, चाहे वो 5-6 कृषिकर्मण पुरस्कार हो, स्वच्छता में नंबर 1 हो, प्रोडक्शन हो, सब चीजें उसके हिस्से में जाएगी, जानी भी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी दूसरे राज्यों में जाती है तो वो अपने काम से ज्यादा कांग्रेस की नाकामियों को, कांग्रेस को डिफेम करने के लिए उस एजेंडे पर काम करती है। मुझे ये समझाइए सर और हमारे दर्शकों को कि ये स्ट्रेटजी क्यों ऐसी बनाते हैं राजनीतिक पार्टियां कि यहां पर अपने काम की बात कीजिए लेकिन बाहर जाइए तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वहां पर उस तरह से काम कीजिए। हम देखते हैं दिल्ली में भी जब बात होती है तो बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि कम और बीजेपी की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करते हैं। अभिलाष, मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में जो पार्टी है वो कांग्रेस है, अगर उन्हें डर है और प्रतिद्वंदी जो पार्टी है वो कांग्रेस है उनके सामने, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन्हें डोमिनेट करना ही है, और कांग्रेस उस सब चीज़ों से बाहर उभर के आ नहीं पाती है।
कांग्रेस ने कभी भी कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी तरीके की मेहनत नहीं की, मैं ऐसा समझता हूँ। 35-37 साल के जीवन में ऐसा मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। जब भी उनको सत्ता मिली है तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण मिली है। पिछले बार भी जो 3.5 साल पहले जो हुआ था वह उसी का परिणाम था, और उसको येन केन तरीके से सरकार ने वापस सत्ता हासिल कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। पर अब की बार जो है ये जो कर्नाटक का जो चुनाव हो रहा है, इसमें अगर निश्चित कांग्रेस की जीत होती है तो उसका फायदा मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि जो मृत पड़ी कांग्रेस है वो वापस जिंदा हो पाएगी। अब देश में चुनाव जीतना ही एक मोटिव रह गया है मुझे लगता है। बाकी संविधान की किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडे, कोई भी लालच देकर चुनाव जीतना है। आपने अगर देखा होगा मोदी जी के जब 24 तारीख को मोदी जी यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे रीवा में, तो शिवराज जी एक लाइन बोल गए थे कि मैं किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा। क्या वो दुगुनी कर पाएंगे? क्या ये सही था? ये शब्द सही था? इसका जवाब अगर वो दे पाएंगे किसानों को और सभी लोगों को तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं स्वदेश जी के पास आता हूं। स्वदेश जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि कांग्रेस 1.5 साल के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, और आपको लगता है कि वो 1.5 साल के काम आपके इतने पर्याप्त थे? क्योंकि बहुत कम समय था और जाहिर सी बात है कि योजनाएं बनाना, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करना, फिर जनता तक उस चीज़ को, मैसेज को कन्वे करना कि ये फ़ायदा आपको मिल रहा है, इसमें टाइम लगता है। आपको लगता है कि 1.5-1.25 साल का जो टाइम था उसमें भी कोरोना था, आपने इतना कर लिया है कि आप अगले 5 साल के लिए जनता आपको मैंडेट दे देगी? अभिलाष जी, हम कांग्रेस ने पूरे 1.5 साल 1.25 साल नहीं मिला, उसको सिर्फ 11 महीने काम करने का मिला है। उन 11 महीनों के कार्यकाल में ये इतना मजबूर कर दिया कि 19 साल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय 11 साल का हिसाब पूछने लगे हैं, क्योंकि हिसाब जब भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो 19 साल का हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। अभी हमने 2 सवाल की बात की थी न्यूज़ 24 के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीना में 1000 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा की थी, भूमि पूजन किया था। गूगल पर सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए कहाँ पर है वो हॉस्पिटल, कहीं नहीं बचा। अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, माननीय पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी कर दी। अरे भाई, एक जिले के आंकड़े दिखा दो आप कि फलाने जिले में दोगुने आंकड़े हो गए। अरे अभी 8 दिन पहले की बात है, प्याज फेंक रहे थे अपनी किसान और ये कह रहे थे कि इसकी लागत हमको 18-20 रुपए किलो के हिसाब से मेरी लागत लगी है मंडी तक लाने की, और हमको 2 रुपए का भाव मिल रहा है। अब 2 रुपए के भाव में हम लेके वापस कैसे जाए, इसलिए हम यहीं छोड़ जा रहे हैं मंडी में। तो किसानों के हालात ये, पैदावार हुई वो किसानों की अपनी मेहनत है, अपना पैसा है, डीजल महंगा, यहाँ तक के जितनी भी यूरिया खाद या खाद या कोई भी खाद है या कोई भी कीटनाशक है, सब महंगे हैं। स्वदेश जी, एक सवाल मेरा है, अगर 11 महीने में कमलनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया था कि उसके बदले आपको लगता है कि मैंडेट 5 साल का और मिल जाएगा आपको, तो फिर यह बात कांग्रेस पार्टी आलाकमान को समझ क्यों नहीं आती? कमलनाथ जी स्टार प्रचारक क्यों नहीं है कर्नाटक में? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कमलनाथ जी तो छोड़िए, कोई है ही नहीं मध्य प्रदेश। बात ये नहीं है, देखो ये हाईकमान का अपना डिसीजन है। हमको पता है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, माननीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश में पूरा फोकस कर रहे हैं। और आपने सही कहा है कि यहाँ के नेताओं की बात वहाँ कौन सुनेगा, वहाँ सबको पता है कि कांग्रेस का बम पर सपोर्ट हो रहा है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी ने वहाँ कैंपेन के अपना कैंप नहीं लगाया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जाने से अच्छा है कि हम जाए नहीं तो अच्छा रहे, नहीं बदनामी का ठीक रहा और फूटेगा हमारे सिर पर। और अपने बीडी शर्मा और ये फलाने मुख्यमंत्री का ये योगी आदित्यनाथ, कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। इस बात का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय भाजपा को है, सबसे बड़ा। भाजपा मध्य प्रदेश से भी जा रही है, कर्नाटक से तो 100% जा रही है। मैं दुर्गेश जी के पास आता हूं। दुर्गेश जी, आप जवाब दीजिए सर, क्या आपको लगता है, क्या वजह है कि जनता कर्नाटक में भी आपको मैंडेट देगी, जबकि इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद वो पक्ष में नहीं आएगा, और मध्य प्रदेश में क्यों आपको जनता वोट देगी सर? देखिए अभिलाष जी, जो सर्वे होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनके आधार जो रहे होंगे, पर हमें अपने काम पर विश्वास है। यही कारण है कि हम मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 2003 से हम सतत आ रहे हैं। और आरोप लगाने वाले कौन है आज हमें? जो उन 15 महीनों में या 11 महीनों में मध्य प्रदेश को फिर बंटाधार युग की तरफ धकेल दिया था। ये हम आपके चैनलों पे सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सभी के लिए हम आपके यहाँ डिबेट करते थे। और बिजली पर तो इन्होंने हद ही कर दी थी। इनके मंत्री ने उस समय विधानसभा में जवाब दिया था
कि हम उन चमगादड़ों की वजह से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया है, जिससे लाखों जनता डायरेक्ट लाभान्वित हुई है। अरे विद्वान प्रवक्ता, आप पहले पूरी समझते नहीं थे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, लाखों लोग लाभान्वित। आप बताइए आपने क्या कर दिया बिजली? और हमने एक बात सुनी थी, हमने छोटे किसानों को 500 पावर ताप्ती बिजली के बिल माफ कर दिए थे। हमने किसानों को लगातार राहत देने का काम किया, आपने बिजली की दरें बढ़ा दी। आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। मैं माफी के पास आने ठीक है, क्योंकि इसका कारण ही ये कि इनके तर्कश में कोई तीर है ही नहीं अभिलाष। ठीक है, मैं आगल जी के पास आता हूं। अंतिम चिल्ला चोट करके ही बात करेंगे, सोशल मीडिया पे ही बात करेंगे, व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे, फेसबुक पर ही बात करेंगे। ठीक है सर, मुबारक हो। ठीक है आगल जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बताओ, जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो क्यों नहीं सम्मान निधि की सूची आप उपलब्ध करा रहे थे? ठीक है दुर्गेश जी, समय खत्म हो गया सर, आपके सवाल बहुत है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट सर, मुझे आगल जी के पास आने की इजाजत दीजिए। दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी 10 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं। ठीक है दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी सर प्लीज लेट मी अलाउ। राजेंद्र आगल जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है, क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार भी बहुत क्लोज फाइट होगी जो पिछली दफे हुई थी, या आपको लगता है कि पिछली दफे जो क्लोजनेस थी उसकी वजह से बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिला था, और इस बार शायद जनता जिसको भी देगी क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट देगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरा अगर आकलन समझेंगे तो मैं अभिलाष जी ये बताना चाहता हूं कि क्लियर मैंडेट तो किसी को मिलेगा नहीं, परंतु पिछली जो 3.5 साल पहले वाली जो स्थिति थी उसी के हिसाब से कुछ काम चलेगा। परंतु जो योजनाएं फेंकी जा रही हैं, योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, अगर कांग्रेस या बीजेपी दोनों बताना चाहती है तो योजनाएं तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी थी जी। योजनाओं को अगर साथ में बलीभूत करें तो हिमाचल में क्यों चुनाव हार गए? राजस्थान में तो ऑलरेडी 600 रुपए गहलोत सरकार दे ही रही है, हर एक व्यक्ति को दे रही है। इन योजनाओं के बलबूते पे अगर चुनाव जीता जाता होता तो फिर क्या बात थी? तो ऐसा कहना तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कि मैंडेट किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। परंतु अभी के हिसाब में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई दुविधा जरूर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कर्नाटक का जो सियासी नाटक है, क्या मध्य प्रदेश की सत्ता की दौड़ में उसका असर देखने को मिलेगा, या कर्नाटक में जो पब्लिक का मैंडेट आएगा वो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की जनता का मूड बनाएगा? क्या वहां से अगर जीत जाती है कांग्रेस तो यहां पर उसका मनोबल बढ़ जाएगा, या बीजेपी वहां पर सत्ता में दोबारा आ जाती तो यहां पर फिर वो कांग्रेस को ठिकाने लगा पाएगी? बहुत सारे सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े कर्नाटक से भी शायद मिल सकते हैं। लेकिन जो बात आगल जी ने बाद में कही कि चुनाव सिर्फ नीतियों से या सरकार की नीयत से नहीं जीता जाता, कुछ हद तक चुनाव मैनेजमेंट भी होता है, पब्लिक के अंदर उनका कैसा मैसेज गया है उस पर भी निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश केसवानी जी, स्वदेश शर्मा जी, राजेंद्र आगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों वरिष्ठ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनता को भी शुक्रिया। नमस्कार।